नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का गुरुकुल पॉइंट में स्वागत है। तो हम लोग मैथ्स में बेसिक से चलते हुए आगे बढ़ते हुए छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक लगभग 10 वीडियो आपका जो है इस पे पड़ा होगा। तो आप अगर देखे ना हो तो उसको एक बार देख लीजिए। ठीक, अगर हम लोग बात करें नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में बेसिक कॉन्सेप्ट यानी नंबर क्या होता है, नंबरों के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका डिवीजन होता है, तो इनके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इस पूरे नंबर सिस्टम टॉपिक से। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये आया हुआ है यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। ये है कि माइनस 5 से बड़ी, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी, -5 से बड़ी तथा प्लस यानी धनात्मक 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक, अब देखो सोचो, अब जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है होगा तो क्वेश्चन ही गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? क्योंकि वो ये सोचेंगे कि -5 से बड़ी, -5 से, अच्छा ये बताओ कि अगर -5 लिखा जाए और -10 लिखा जाए, तो इन दोनों में अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इनमें किसका मान बड़ा होगा, किसका मान छोटा होगा, तो आप ये कहेंगे कि अगर यही 5 होता, 10 होता, ये 5 है, ये 10 है, धनात्मक है, तो ये जो है अगर देखा जाए तो बड़ा होगा और ये अगर देखा जाए तो छोटा होगा। ठीक, लेकिन कहने का मतलब ये, अगर ये धनात्मक होता है तो जो संख्या छोटी है उसका मान छोटा और जो संख्या बड़ी है उसका मान बड़ा। लेकिन अगर ऋणात्मक होता है तो उल्टा हो जाएगा, यानी अगर इनमें देखा जाए कि बड़ा कौन सा होगा तो -5 और छोटा कौन सा होगा तो -10। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि आप 5 रुपए कर्जे में हो, आप 5 रुपए कर्जे में हो और अगर देखा जाए कि भाई कोई और व्यक्ति हो 10 रुपया कर्जे में है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सबसे प्रॉफिट में है तो ये पता चलेगा कि -5 वाला जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में, क्योंकि उसके पास कम खर्चा है। ठीक, अब अगर देखा जाए यहाँ ये कहा जा रहा है कि -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी। ठीक, लेकिन अगला पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहा गया प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब यहाँ देखो कि कुछ लोग गलती यहाँ ये कर देंगे कि वो क्या करेंगे, वो ऐसे सोचेंगे कि इसमें क्या है कि भाई -5 से बड़ी और +5 से छोटी कहा जा रहा है, तो यानी जितनी भी संख्याएं होंगी उनको ले लेंगे। यानी इस तरीके से इससे अगर हम बड़ी संख्या बात करें तो -4 हो गया। ठीक, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इस तरीके से। और इधर अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, इस तरीके से वो लिखेंगे और इससे जो भी वैल्यू आएगा, जो भी मान होगा वो ऑप्शन में जरूर मौजूद होगा। ठीक, लेकिन ये वाला जो है इस तरीके से अगर हम आंसर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया है प्राकृतिक संख्या, और हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं कि जो हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। ये सभी संख्याएं देखा जाए तो ये सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आपसे अगर कहा जाए कि क्या ये जो ऋणात्मक संख्या है प्राकृतिक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या कभी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, तो अब इसमें प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी मिल सकती है, तो भाई 1, 2, 3, 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 × 12, 12 दूना 24। तो इन सभी संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चूंकि पीसीएस का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। -100 तथा +100
के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। ठीक, आप सोचिए कितने आ सकते हैं। अगर हम ऑप्शन दें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाई 200, 201 या 199 या 198। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन ऐसा आ रहा है एग्जाम में कि एक बार जब हमारा नजर जाएगा तो लगेगा कि भाई 100 इधर 100 इधर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 200। लेकिन नहीं, क्या है, ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई पूर्णांक की बात की गई। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक इंटीजर क्या होता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। यानी अगर ये 0 है और इधर से अगर देखा जाए -1 है, -2 है, -3 है, इस तरीके से ये इनफाइनाइट, और इधर जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर भी इनफाइनाइट। तो ये सभी यानी इनफाइनाइट माइनस से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को मिला करके पूर्णांक कहते हैं। और जो पूर्णांक हमारा होता है वह निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी क्या है, वो पूर्णांक है। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ अगर ये पूछा गया है आपसे कि भाई इसमें टोटल कितने नंबर होंगे, तो यहाँ देखा जाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नंबर होगा 99, और इधर भी होगा 99, और प्लस बीच में 0 यानी 1, यानी ये 100 99। तो यहाँ से जो आंसर हो गया वो 199 इसका आंसर हो गया। ठीक, एक बार फिर से इसको समझिए। देखो भाई ये कहा गया है कि -100 से लेकर के +100 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो अब इसके और इसके बीच में लेना है। तो ये तो बीच में आ जाएगा 0, तो यहाँ से जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनस का 99 संख्या मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो प्लस का 99 और बीच में 1। तो इसलिए संख्या की बात की गई है, तो 99, 1 और 99 हो गया, तो यानी आंसर क्या हो गया 199 हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, यदि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हों तो a का पावर b प्लस b का पावर a बराबर 47। फिर से एक बार, यदि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हो और a का पावर b तथा b का पावर a बराबर 47 हो, तो a तथा b निम्न में से कोटि के अंक होंगे। यानी a और b के जो वैल्यू हैं, जो मान है, वो क्या क्या हो सकता है। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक समझने का प्रयास करिए। अगर हम पूछे कि बताओ a बराबर क्या होगा, सम होगा या विषम होगा। ठीक, b बराबर क्या होगा, सम होगा या विषम होगा। ठीक, तो अब इसको समझने का प्रयास करो। जब भी हम कोई सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, सम संख्या। और जब भी कोई विषम संख्या को कोई विषम संख्या के साथ जोड़ते हैं तब भी रिजल्ट क्या आता है, सम संख्या आता है। लेकिन जब किसी विषम संख्या को किसी सम संख्या के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा जो होगा वह विषम होगा, या किसी सम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ेंगे तब भी जो रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा, वो हमारा विषम होगा। ठीक, यानी पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में ये कहा गया इसमें कि दोनों विषम है, तो अगर दोनों हम विषम ले लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। लेकिन ये तो विषम आ रहा है, तो ये दोनों विषम नहीं हो सकता है। ठीक, अगला ऑप्शन ये है कि एक विषम तथा एक सम हो सकता है। बिल्कुल सही, एक विषम तथा एक सम हो सकता है। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक विषम होगा, एक सम होगा, तभी इनका जो योग होगा वो कितना हो सकता है, 47 हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखो, a का मान अगर हम मान लें 46 और b का अगर हम मान लें 1, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a का मान हमने मान लिया है 46 और यहाँ b का मान हमने मान लिया है 1, और यहाँ b का मान 1 और इसका पावर जो है 46। तो देखो इस तरीके से देखा जाए कि अगर इस संख्या का पावर 1 है तो वही अंक होगा, और 1 का पावर चाहे जितना करें वही होगा। यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 47 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मैथ बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करिए और जल्दी हम लोग इस पे आपको जो भी किताब है जैसे SD यादव, RS अग्रवाल या यूथ कंपटीशन किरण पब्लिकेशन, तो उसका पूरा सॉल्यूशन भी लेकर के हम लोग आएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम विषम संख्या 1, प्रथम विषम संख्या 1, द्वितीय विषम संख्या 3, द्वितीय विषम संख्या 3, तृतीय विषम संख्या 5, तृतीय विषम संख्या 5 तथा इस प्रकार आगे बढ़ते रहने पर 2 सौवीं विषम संख्या, आगे बढ़ते रहने पर 2 सौवीं विषम संख्या कौन सी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक, चलो भाई, जैसे देखो कि अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, तो अगर हम पदों की संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि n बराबर होता है लास्ट वाला नंबर प्लस 1/2 होता है। ठीक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है तो 9 और 10/2 हो गया, यानी n का मान यहाँ से कितना आ गया 5, तो ये 5 पद हैं। उसी तरीके से देखो यहाँ जो पदों की संख्या है वो 200 है, पदों की संख्या जो है वो 200 है, लेकिन लास्ट वाला नंबर हमें नहीं पता है कि लास्ट वाला नंबर या 200वां पद क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई लास्ट वाला नंबर जो भी है उसमें हम 1 जोड़ेंगे और उसको जब हम 2 से भाग करेंगे तब जा करके हमें 200वां पद मिलेगा। तो देखो इससे इसका गुणा हो जाएगा, तो यानी x + 1 बराबर ये हो गया 400, तो यानी x बराबर हो जाएगा 399। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये 200वां पद क्या होगा, तो 200वां पद क्या हो जाएगा 399 हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि समांतर श्रेणी का एक फार्मूला यहाँ हम लोग लगा सकते हैं कि a + n-1 × d बराबर tn। ठीक, यानी जब भी किसी भी श्रेणी में इनके बीच का अंतर बराबर हो, डिफरेंस बराबर हो, तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। a का मतलब 1, n यानी पदों की संख्या जो कि दिया गया है 200 - 1, और d इनके बीच का डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ से 1 प्लस और ये हो जाएगा 199। तो 199 को जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18, और यहाँ से 9 दूना 18 और 1 19, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 और 1 3। ठीक, तो यहाँ से टोटल जोड़ लिया जाए तो ये 399 जो हो गया वो 200वां पद हो गया। ठीक, तो इस तरीके से भी हम इनको निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? ऑप्शन में दिया गया है 15 है, 17 है, 12 है और 13 है। यहाँ से जो है क्वेश्चन ये है कि विषम संख्या भी होना चाहिए और विषम के साथ साथ जो है भाज्य संख्या भी होना चाहिए। ठीक, अब जैसे इनमें देखो विषम संख्या की अगर हम बात करें तो 15 भी विषम संख्या है, 17 भी है और 13 भी है, ये सभी विषम संख्या है। 12 अगर देखा जाए तो 12 क्या है, सम संख्या है। ठीक, लेकिन विषम संख्या के साथ साथ क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से तथा इसके अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित होती हैं, तो उन संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें, 8 लिखें, 9 लिखें, 10, और पूछेंगे बताओ इसमें से कौन कौन सी भाज्य संख्या होंगी, तो देखो 1 नहीं हो सकता क्योंकि किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, लेकिन 4 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 1 से और स्वयं से तो विभाजित हो रहा है और किसी अतिरिक्त संख्या से यानी 2 से भी विभाजित होगा। बताओ 5 होगा, तो 5 नहीं हो सकता, 6 होगा, 7 नहीं हो सकता, 8 होगा, 9 होगा, 10, तो इन संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो भी संख्या इनमें वो विषम होना चाहिए और विषम के साथ साथ भाज्य भी होना चाहिए। तो देखो जैसे ये 13 है, तो 13 जो है तो वो विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या है। ठीक, ये 12 सम संख्या है तो वैसे ही कट गया। ठीक, 17 क्या है, विषम तो है लेकिन ये कौन सी संख्या है, तो ये देखा जाए तो अभाज्य संख्या। लेकिन 15 क्या है, ये विषम के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये विषम भी है और क्या है,
भाज्य। क्यों भाज्य है? क्योंकि ये 3 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अभाज्य संख्या को लेकर के। ठीक, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है कि जो संख्याएं एक से विभाजित हों तथा स्वयं से विभाजित हों और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? जैसे 2 है, 3 है, ठीक, इसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो ये सभी जो संख्याएं हैं वो क्या अभाज्य है। ठीक, देखो ये एक से कटेंगी, स्वयं से कटेंगी, इसके अतिरिक्त और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है। ठीक, अब इससे छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है, कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है कि जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो आपका आंसर देखा जाए या अगर कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। और 2 ही मात्र एक ऐसी सम संख्या है कि जो सम संख्या होते हुए भी ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में। ठीक, दूसरा पॉइंट ये कई बार पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो 1 से लेकर 50 तक कुल मिलाकर के 15 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। एक बार आप इस तरीके से निकालने का भी प्रयास करिएगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? तो 1 से लेकर 100 तक देखेंगे तो कुल मिलाकर के 25 अभाज्य संख्याएं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन ये है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वह कौन सी है? 101 है। ठीक, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस बेस पे। अगला क्वेश्चन ये है कि 100 और 120 के बीच, 100 और 120 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन सबका योग ज्ञात करो। ठीक, तो देखो इन अभाज्य संख्याओं पे कोई फार्मूला नहीं है, या हम नहीं कह सकते कि भाई हर एक अभाज्य संख्या के बीच का अंतर बराबर जो होगा। तो हमें इन अभाज्य संख्याओं को इस तरीके से नोट करना पड़ता है, और जब हम नोट करेंगे तो फिर हम आंसर निकाल सकते। जैसे 100 के बाद देखा जाए तो 101 होगा, इसके बाद देखा जाए तो 103 होगा, फिर 107 होगा, फिर 109 होगा, फिर 113 होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये सभी अभाज्य संख्याएं जो हैं ये 100 और 120 के बीच में होंगी। ठीक, अब सबको जोड़ लिया जाए तो 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 1 20, 20 और 3 23, 2 आया, 1 और 1 और 2 यानी 3 आ गया, 1 2 3 4 5। ठीक, तो इन सभी संख्याओं को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इनका जो योग आ जाएगा वह 533 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्या,
कौन कौन सी भाई? सबसे छोटी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और 13। सबका योग निकालना है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, चलिए 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 और 2 18, एक आया। 1 और 1 2, यानी टोटल इनका योग अगर देखा जाए तो कुल मिला करके इनका योग जो हो गया वो 28 हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि वो संख्या बताइए कि जो अभाज्य संख्या नहीं है। वो संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या नहीं है। दिया गया है 89 दिया गया है, इसके बाद 87 दिया गया है, और इसके बाद 79 दिया गया है, और फिर जो है 97 दिया गया है। ठीक, तो इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब इनको क्वेश्चन में देखा जाए कि वे संख्याएं, जैसे 89 है, तो देखो 89 को अगर हम डिवाइड करें तो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं, तो ये अभाज्य संख्या है। यहाँ देखा जाए तो इसको यानी 79 को देखा जाए, ये भी है अभाज्य संख्या, क्योंकि किसी संख्या से कट नहीं सकता, ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो ये 3 से भी कट जाएगा और 29 से भी कट जाएगा। तो इस संख्या को देखा जाए तो ये संख्या क्या है? ये संख्या भाज्य संख्या। और बाकी ये तीनों जो संख्या है वो संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि ये संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? ऑप्शन में है 251 है, 571 है, 331 है और 341 है। तो इसमें हमें देखना होगा कि कौन सी संख्या ऐसी है कि जो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, चलो, तो अभाज्य संख्या कौन सी है कौन सी नहीं है, इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल्स आना चाहिए। यानी हमें ये देखना होगा कि जैसे कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, ऐसे करके अगर डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब जैसे देखो ये जितनी भी ये चारों संख्याएं हैं, इनका जो अंतिम अंक है वो 1 है। तो यहाँ अंतिम अंक 1 होने की वजह से यानी जो भी ये सम संख्या है, जो भी सम संख्या होगा, उन सभी सम संख्याओं से कभी विभाजित नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई का जो अंक है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो इकाई का अंक क्या दिया गया है? तो इकाई का अंक जो दिया गया है वो 1 दिया गया है। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ अगर देखा जाए तो इनके अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो हो सकता है, जैसे 2 और 5 7 और 1 8, 3 से नहीं कटेगा। 5 और 7 12 और 1 13 नहीं कटेगा। 3 3 6 1 7 नहीं कटेगा। 3 और 4 7 और 1 8 नहीं कटेगा। ठीक, अब यहाँ देखो सम और विषम पर स्थित अंकों का योग अगर 0 आ रहा है, जैसे 2 और 1 3, अगर यहाँ 3 होता तो 11 से कट जाता। 5 और 1 6 नहीं कटेगा। 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये कट गया। देखो इस संख्या को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 11 से डिवाइड हो जाए। जैसे देखो 11 से, तो 11 के यहाँ 33, 11 कम 11, तो 2 संख्याओं से डिवाइड हो जाए। इन संख्याओं में अगर देखा जाए तो जो 341 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 341 11 से भी कट सकता है और 31 से भी विभाजित हो सकता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग देखेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? ठीक, जैसे दिया गया है कि एक दूसरे की सापेक्षता अभाज्य संख्या युग्म कौन सा है? 68 65 दिया गया है, 65
91 दिया गया है, 92 85 दिया गया है, और 102 153 दिया गया है। ठीक, देखो सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं कि जिनके बीच आपस में कोई घनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी जैसे 2 3 हो गया या 5 7 हो गया, इनके बीच जो कॉमन फैक्टर होता है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी इनका जो HCF है वो कितना है 1 है, इनका जो HCF है कितना है 1 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्याएं कि जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो या किसी भी संख्या से ये दोनों ना कटें। अब जैसे 68 और 65 दिया गया, सोचो किस संख्या से ये कट सकता है, किसी संख्या से कटेगा 68 और 65? ठीक, तो यहां देखना है कि ये पूछ रहा है कि एक दूसरे के साथ अभाज्य हैं ये। तो जैसे 68 और 65 को देखा जाए, 65 की जगह ये 85 है, इसको अगर देखा जाए तो ये दोनों जो हैं 17 से कट जाएंगी, इनमें अगर देखा जाए तो ये 13 से कट जाएगा, इनमें अगर देखा जाए तो कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा है, और ये देखा जाए तो 17 से कट जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो 92 और 85 जो है ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, 156 126 23 92 24 351 और 18 35। ये यूपीएसआई में पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सहअभाज्य है। इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा सहअभाज्य है। ठीक, चलो देखो, इसको अगर देखा जाए तो ये संख्या दोनों 3 से कट जाएगा, 23 का देखा जाए 4 भाग में ये कट गया, 3 से संख्या ये भी कट जाएगा, लेकिन ये संख्या इनके बीच कोई आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग अभाज्य संख्याओं का यानी सहअभाज्य संख्याओं का पेयर बना सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग परिमेय और अपरिमेय को लेकर के डिस्कस करेंगे और उस पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस किया जाएगा।